तो इस कहानी की शुरुआत होती है टेररिस्ट के एक ग्रुप को दिखाते हुए, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को अगवा किया होता है। इस ग्रुप को चलाने वाले दो मेन लोग थे, जिनमें एक डॉक्टर थी जिसका नाम वीक था और उसके साथ उसका साथी। तभी इनके ग्रुप से एक 7 साल की बच्ची भाग जाती है। वो जंगलों की तरफ गई थी। ये लोग उसे बहुत तलाशते हैं पर वो इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो बच्ची क्योंकि काफी जख्मी थी तो ये लोग ये सोच लेते हैं कि वो मर चुकी होगी, क्योंकि भला इतनी छोटी बच्ची इतना सारा जख्मी होने के साथ जिंदा कैसे रह सकती। खेत का मालिक अगली सुबह जब वहाँ आता है तो उस बच्ची को देख लेता है। उसे जख्मी देखकर वो उसे उठाकर अपने घर ले आती है और डॉक्टर से उसका इलाज करवाती है। डॉक्टरों ने बताती है कि ये ठीक है, इसकी हालत इतनी खराब नहीं है, तो बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। तब ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आता है 10 साल के बाद, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायुन था। वो थोड़ी शरारती थी। एक दुकान से वो बहुत सारी बोरियां उठाकर अपने साथ ले जाती है, दुकान के मालिक को बताए बगैर। वो चालाक भी थी और समझदार भी, यहाँ तक कि बगैर लाइसेंस के वो गाड़ी चलाती थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली बच्ची है। खेतों के इस मालिक ने इसे गोद ले लिया था और अपनी बेटी उसको समझ लिया था। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ वो अपने डैड के साथ भी काम करवाती थी। अक्सर उसे सिर दर्द के दौरे पड़ा करती थी, जिस दौरान उसे अपनी माजी की बातें, अपने गुजरे हुए वक्त की बातें याद आने लगती है। गुजरी हुई यादें इतनी भयानक होती थी कि उसका सर फटने वाला हो जाता था। एक दिन जायुन की दोस्त उसे एक सिंगिंग कंपटीशन, जहाँ गानों का मुकाबला होता है, उसकी वीडियो दिखाती है, जिसमें अगर कोई हिस्सा लेगा और जीतेगा तो उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। ये वीडियो देखकर जायुन काफी खुश हो जाती है और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है ताकि वो जीते, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहती थी। फिर इस कंपटीशन का टेस्ट देने के लिए वो चली जाती है, जहाँ पर उसका गाना सुना जाता है, चेक करने के लिए कि वो कितना अच्छा गाती है। और वो यहाँ गाना तो गाती है, साथ ही एक जादू भी करके दिखाती है। माइक को हवा में कर देती है। जो चीज जाहिर है काफी अलग थी, जिस बात को जाहिर कर रही थी कि उसके अंदर सुपरनेचुरल पावर्स है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो उसे बाकियों से अलग बनाता है। अब उसका ये पहला राउंड कामयाब रहता है। उसके माँ बाप देखते हैं कि जायुन ने वहाँ पर जादू भी किया है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो वो जायुन को ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करती रही तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, जिससे वो हमेशा के लिए अपने माँ बाप से दूर हो जाएगी, जो वो नहीं चाहते। अगले दिन ट्रेन से जायुन सिंगिंग स्टूडियो जा रही होती है, क्योंकि अगले राउंड के लिए उसे बुलाया गया था। तभी उसकी सीट के सामने बैठा हुआ इंसान, जिसका नाम नोबल मैन था, उससे बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और फिर थप्पड़ का इशारा करके वो उसे उसका गुजरा हुआ वक्त याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि 10 साल पहले जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ था उसमें मैं भी शामिल था। मगर अभी भी जायुन को कुछ याद नहीं आता। जिसके बाद नोबल मैन वहाँ से उठकर उस ट्रेन के दूसरे डब्बे में जाने लगता है, जहाँ तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वो इतना सर फिरा था कि उसे गुस्सा आ गया था और उस आदमी पर उसने हमला कर दिया था। वो उसे इतना मारता है कि अधमरा कर देता है और फिर उठाकर उसे चलते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि वो सीधा तो नहीं है, बल्कि उसकी मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक खतरनाक रूप छुपा हुआ है। फिर जायुन स्टूडियो पहुंचती है। इस राउंड को भी वो जीत कर अगले राउंड के लिए चुन ली जाती है। खुशी खुशी जब वो भागती हुई आ रही थी तो तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी नाक और मुंह से खून आने लगता है और इसी के साथ उसे दोबारा से सर दर्द के दौरे पड़ने लगते हैं। जहाँ वो थोड़ा नॉर्मल होकर वॉशरूम से बाहर आती है, उसकी दोस्त उसे लेकर बाहर सड़क पर आ जाती है। वो भी गाड़ी के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उनके सामने 2 काले रंग की गाड़ियाँ आ जाती है। एक गाड़ी में से डॉक्टर बी का साथी निकल कर आता है, जो जायुन को लिफ्ट देने के लिए कहता है और उसका असली मकसद उसको अगवा करने का था। लेकिन तभी इधर उनकी गाड़ी आ जाती है। तब जायुन और उसकी दोस्त उन दोनों को नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। जब जायुन टीवी पर आई थी तो पूरे ही मुल्क में मशहूर हो गई थी। उसके गाने वाली वीडियो डॉक्टर बीक और उसके साथी के पास भी गया था, तो वो समझ गई कि यही वो लड़की है जो 10 साल पहले उनकी कैद से भाग गई थी। अब जायुन को हम बस स्टैंड पर देखते हैं, जो बस के आने का इंतजार कर रही थी, जहाँ तभी नोबल मैन की गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। वो भी उसे लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन जब वो इनकार करती है तो नोबल मैन कहता है कि जरा अपनी फैमिली का सोचो, अगर तुम ना मानी तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर वो काफी घबरा गई थी। फौरन अपने घर के लिए भागने लगती है। घर पहुंचकर जब वो अपने माँ बाप को सही सलामत देखती है तो उसकी जान में जान आती है। इसी रात जब उसकी पूरी फैमिली सो रही थी तो तभी जायुन अपना सर पकड़ के रोने लगती है। उसकी दोस्त भी आज उसके घर पर थी तो वॉशरूम के लिए जाने लगती है। अब जायुन को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है। वो घबराते हुए उठकर बैठ जाती है। वो जैसे बाहर आती है तो एक आदमी उस पर गन तान देता है और एक आदमी ने उसकी दोस्त की गर्दन पर भी चाकू रखा हुआ था। 3 लोगों का लीडर उनके सामने आता है, जो डॉक्टर बी का साथी था और अब वो जायुन को अगवा करने आया था। वो लोग उसे अपने साथ चलने के लिए कह ही रही थी कि तभी जायुन को दोबारा से सर दर्द का दौरा पड़ने लगता है। मगर जब एक आदमी जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है तो एकदम गुस्से से जायुन लाल हो जाती है। उस आदमी को वो जोर से मारती है और उसे गन छीनकर बाकी लोगों को भी उड़ा देती है। अब
उसे यकीन नहीं आ रहा था खुद पर कि नॉर्मल होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कैसे कर लिया। तभी यहाँ नोबलमैन और उसके साथी आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इंसानों की तरह नॉर्मल नहीं हो बल्कि सबसे हट कर हो। यही वजह है कि मैं और वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। अगर तुम मेरे साथ चली तो तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। जायुन चलने के लिए मान जाती है। वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक रिसर्च लैब में लाते हैं जहाँ उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर बीक से। डॉक्टर बीक जैसे जायुन को देखती है काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम मर गई हो, लेकिन जब तुमने टीवी पर आकर वो जादू किया तो मुझे यकीन आ गया कि तुम वही हो और मेरी हिम्मत जो खत्म हो गई थी दोबारा से लौट आई। अभी भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था और उसके नाक और मुंह से फिर से खून आने लगता है। डॉक्टर बीक जो दूसरे कमरे में बैठकर उससे बातें कर रही थी हंसने लगती है और अपने डॉक्टर को उसे इंजेक्शन लगाने का कहती है। तब वो ऐसे ही करता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। यहाँ डॉक्टर बीक उसे बताती है कि असल में तुम इंसान के रूप में विच हो, चुड़ैल हो और अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम्हें अपने गुजरे हुए वक्त और अपनी शक्तियों के बारे में भी पता चल जाएगा, यानी सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में। लेकिन हाँ, हम ये इंजेक्शन तुम्हें हर रोज नहीं देंगे, तो इसीलिए तुम्हारी नाक और मुंह से खून निकलता रहेगा, इसमें घबराओ मत। अब डॉक्टर बीक का मकसद ये था कि वो इंजेक्शन लगाकर उसको अपने लिए इस्तेमाल करे। लेकिन अब कहानी यहाँ पर एक बड़ा ही अलग मोड़ लेती है। जायुन अचानक ही मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ लाई हो? तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ खुद आना चाहती थी ताकि तुम मुझे ये इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि इससे मेरी जिंदगी के कुछ और साल बढ़ गए। हालांकि बीमारी की वजह से मेरी कुछ दिन के बाद मौत हो जानी थी, लेकिन शुक्रिया, तुमने मेरा ये काम आसान कर दिया। जिसके बाद वो बड़े खतरनाक अंदाज से उठती है और अपनी ताकतों से वहाँ पर मौजूद सारे ही डॉक्टर्स को मार डालती है। जिसके बाद वो बाहर आकर इस पूरे लैब के सारे ही लोगों को मारने लगती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जायुन के अंदर ये ताकतें कैसी है, क्योंकि असल में वो सचमुच विच है, चुड़ैल है। जब भी तो वो इतनी छोटी सी उम्र में इनकी कैद से भाग गई थी, क्योंकि बचपन से उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स थी और वो उस वक्त डॉक्टर बीक के बहुत सारे लोगों को मारकर वहाँ से भाग गई थी। पूरी फिल्म में बस वो ड्रामा ही कर रही थी। असल में उसे अपना गुजरा हुआ वक्त सारा का सारा याद था और सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा उसने इसलिए नहीं लिया था कि उसकी फैमिली को पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए लिया था ताकि वो डॉक्टर बीक तक पहुंच सके। और ये सारा उसका प्लान था। उसका जादू करना, नोबलमैन से मिलना, अगवा होना, सब इसमें शामिल था। प्लान के मुताबिक यहाँ पर आकर वो सबको मार डालती है अपना बदला लेने के लिए। वो फिर डॉक्टर बीक की टांग में गोली मारती है और कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हें भूल गई? मैं तुम्हें और उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ जब तुमने मुझे दर्द दिया था, जिसमें हर रोज मैं तड़पा करती थी। वो उसे एक और गोली मारती है कि तभी यहाँ पर नोबलमैन आ जाता है जो जायुन पर गन पॉइंट कर देता है। अब नोबलमैन भी जायुन जैसा एक बच्चा था जिसे डॉक्टर बीक ने अपने पास अगवा किया था, लेकिन उसके पास जायुन जैसी शक्तियाँ नहीं थी। यही वजह थी कि जायुन से वो जलता था, उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी इधर डॉक्टर बीक का साथी आता है जायुन के पास और उसे डॉक्टर बीक की इस साथी की हैवानियत के बारे में भी याद आ जाता है कि कितना बेरहम है। उस रात इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, जायुन उसे पकड़ लेती है और काफी बुरी तरह मारती है। वो उसके जिस्म को काफी मरोड़ती है, उसकी हड्डियाँ तोड़ देती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ दो लोग बचते हैं, जायुन और नोबलमैन, जहाँ इनकी भी काफी जबरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में आखिरकार जायुन उसे मार डालती है। मरते मरते वो नोबलमैन से हेडक्वार्टर मेन ऑफिस के बारे में पूछती है, जहाँ जाकर वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ सकती है। जब वो उसे बता देता है तो जायुन उसे मार डालती है। फिर वो जाती है हॉस्पिटल अपने माँ बाप के पास, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत काफी खराब थी। अब यहाँ जायुन के डैड उसे एक और सच्चाई बताते हैं कि उस दिन जब तुम मुझे जख्मी मिली थी तो मैं जान गया था कि तुम एक विच हो, क्योंकि तुम्हारे वहाँ आते ही फार्म के बहुत सारे जानवर मर गए थे। हालांकि मैं तुम्हें दूर भेजना चाहता था, पर तुम्हारी मॉम के कहने पर हमने तुम्हें रखा और अपने बच्चों की तरह पाला। ये कहकर वो दुखी हो जाती है। जायुन भी जज्बाती हो गई थी। फिर वो कहती है कि डैड फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि वापस आकर जरूर मिलूंगी। इसके बाद वो हेडक्वार्टर मेन ऑफिस पहुँच गई थी। जो इस जगह को चला रही थी वो डॉक्टर बीक की हमशक्ल जुड़वा बहन थी। जायुन की तबाहियों से वो डरी हुई थी, तो इसीलिए वो उसे वैक्सीन दे ही देती है, जिससे जायुन की बीमारी ठीक हो जाएगी और वो मरने से भी बच जाएगी। अब यही एक और लड़की आती है, वो जायुन पर हमला करने लगती है, जिस पर वो उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। इसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आता है एक छोटी बच्ची पर, जो जायुन जैसी ही दिख रही थी और खून में लथपथ थी। वो एक अनजान जगह पे खड़ी हुई थी। यहीं पर हम बहुत सारे मरे हुए जानवरों को देखते हैं, जिन्हें और किसी ने नहीं बल्कि इसी बच्ची ने मारा था। तो ये हम समझ पाते हैं कि ये भी विच है और इसके पास भी सुपरनेचुरल पावर्स हैं। ये पहले इंसान ही थी, जिसके बाद पहले इसे म्यूटेंट बनाया, फिर इसमें कुछ तब्दीलियां करके विच बना दिया गया। इस बच्ची को सभी आर्क-1 के नाम से जानते हैं। यही आर्क-1 को अपनी मोम की आवाजें आने लगती है, जो कि उसे बुला रही थी। वो भी वहाँ खड़ी ही थी कि
तभी एक डॉग आकर अचानक से उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम कुछ वक्त पहले की कहानी देखते हैं, जहाँ हम एक बस में दो स्कूल की लड़कियों को देखते हैं। हेडफोन वाली लड़की अपनी दोस्त को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर हाँ तुम ये बात किसी को भी मत बताना, राज रखना। ड्राइवर एक अनजान सड़क पर गाड़ी को मोड़ लेता है। तभी कुछ मास्क पहने हुए लोग बस के अंदर घुस आए थे और उन्होंने हर तरफ जहरीली गैस फैला दी थी, जिससे उस प्रेग्नेंट लड़की समेत सारे ही लोग बेहोश हो जाते हैं। मास्क पहने लोग उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और जब उसे होश आती है तो वो खुद को डॉक्टर बी के सामने पाती है। यहाँ पर खबरों में इस लड़की की बस के बारे में बताया जा रहा था कि बस एक खाई में गिर गई है, जिस वजह से इसमें मौजूद सारे के सारे लोग मारे गए हैं। ये देखकर उस लड़की को काफी दुख होता है। वो फिर डॉक्टर बिग से पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। जैसे उनका डॉक्टर भी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम माँ बनने वाली हो, और वो भी एक नहीं दो बच्चों की, यानी जुड़वा बच्चों की, और उन बच्चों को हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तजुर्बे के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि उन जैसे और क्लोन्स डुप्लीकेट हम बना सके। जिस बात की उस लड़की को जरा भी समझ नहीं आती। जिसके बाद ये कहानी दोबारा से शिफ्ट होकर आती है प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में। यहाँ पर हम कुछ म्यूटेंट्स को देखते हैं जो काफी ताकतवर थे, क्योंकि उन्हें भी इंसानों से बदलकर म्यूटेंट्स बनाया गया था। ये सारे म्यूटेंट्स डॉक्टर बी के लैब में जाकर वहाँ पर सबको मार डालते हैं, क्योंकि यही उनका मिशन था। उनके जाने के बाद हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो खून में लथपथ थी, लेकिन हैरत वो अभी भी जिंदा थी और आसानी से चल फिर भी पा रही थी। जैसे वो बाहर आती है उसके सर में जोर से दर्द होने लगता है। उसकी ताकतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम उसके आसपास सारी चीजों को हवा में उड़ते हुए देख पाते हैं। उसे अपनी मोम की आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसे अपने पास बुला रही थी। उसकी मोम एक अनजान चेंबर में होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आर्क-1 है। उस वक्त वो बच्ची थी, पर आज प्रेजेंट टाइम में वो बड़ी हो गई है। अब आर्क-1 चलते चलते सड़क पर आ गई थी, जहाँ गाड़ी काफी स्पीड से उसके बहुत ही पास ही होकर गुजरती है, पर वो उससे जरा भी नहीं डरती, इसीलिए वो गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है। वो गाड़ी फिर दोबारा से पीछे आकर आर्क-1 के पास आके रुक जाती है। गाड़ी में बहुत सारे आदमी थे जो सारे गुंडे लग रहे थे। गुंडों का बॉस आर्क-1 से उसके बारे में पूछता तो है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। वो फिर आर्क-1 को अगवा करके अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, क्योंकि वो लोग एक लड़की जो बिजनेसमैन थी उसे अगवा करके अपने साथ ले जा रहे थे। और गुंडों के बॉस का मानना था कि अगर आर्क-1 ने हमारी गाड़ी देख ली है तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। इसके लोग आर्क-1 को परेशान करने और उस लड़की को मारने लगते हैं, जिस वजह से आर्क-1 को इतना गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वो उन्हें एकदम से काफी बुरा मारने लगती है। उठा कर एक एक करके उनको गाड़ी से बाहर फेंकती जा रही थी, किसी को सामने वाले शीशे से, किसी को दरवाजे से, तो किसी को पिछली साइड से, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे गुंडे मारे जाते हैं, सिवाय गुंडों के बॉस के, उस लड़की के और आर्क-1 के। ये बच गए थे। फिर आर्क-1 जब गुंडों के बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो जमीन के मालिक उसे ऐसा करने से रोक देती है, तो वो ऐसे ही करती है, उसे नहीं मारती, छोड़ देती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि गुंडों का बॉस जमीन के मालिक को जबरदस्ती अपने साथ क्यों ले जा रहा था, क्योंकि वो उसकी जमीनें खरीदना चाहता था, मगर जमीन के मालिक ऐसा करना नहीं चाहती थी। तो गुंडों का बॉस उसे इसीलिए ले जा रहा था ताकि उसे मार डाले। फिर जमीन की मालिक अपने अंकल को कॉल करती है ताकि वो यहाँ पर आए और उसे अपने साथ ले जाए। फिर जैसे उसकी अंकल यहाँ पर आते हैं, आर्क-1 को कुछ होने लगता है। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, नाक और मुंह से खून आ रहा था, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। इसी वजह से जमीन की मालिक आर्क-1 को भी गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर आकर हम देखते हैं कि उसके अंकल एक डॉक्टर है। वो आर्क-1 के जिस्म से सारी गोलियां निकाल तो देती है, पर हम ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि उसके सारे के सारे जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। उसके अंकल को लगता है कि शायद मैं शराब के नशे में हूँ, तो इसीलिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ये सिर्फ मेरा वहम है। इसके बाद हम एक सोल्जर, एक फौजी लड़की को देखते हैं जो खून में लथपथ थी और उसके पास बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने एक रिसर्च लैब में घुसकर बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार दिया होता है। यहाँ सोल्जर लड़की के साथ उसका साथी भी था। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये दोनों भी डॉक्टर बी के लिए ही काम करते हैं और डॉक्टर बी के ही कहने पर इन्होंने बहुत सारे म्यूटेंट्स को मार दिया। इस सोल्जर लड़की को देखते हैं जो अपने हाथों से ही अपने जिस्म में घुसी गोली को निकाल रही थी। उसका जिस्म अचानक ही बदलने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो खुद भी एक म्यूटेंट है, उसका साथी भी म्यूटेंट है। इसी वजह से उसके सारे जख्म अपने आप ही ठीक होते जा रहे थे। डॉक्टर बिग से मिलने जाती है। वो उसे हुक्म देती है कि कैसे भी करके आर्क-1 को ढूंढो और उसे मार डालो, क्योंकि वो भाग चुकी है और वो तुम्हारी ही तरह एक खतरनाक म्यूटेंट है। फिर सोल्जर लड़की को एक डिवाइस देती है जिसकी मदद से वो आर्क-1 को ढूंढेगी, क्योंकि इन्होंने आर्क-1 के जिस्म में एक चिप लगाई हुई है ताकि ये उसे ट्रैक कर सके, ढूंढ सके। सोल्जर लड़की और उसका साथी जो वहाँ से जा रही थी, उन्हें महसूस होता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। तब सोल्जर का साथी गाड़ी रोककर उन लोगों से लड़ने लगता है। वो इस पर अपना काफी भारी हथियार फेंकते हैं, पर ये बड़ी आसानी से सिर्फ अपने
हाथ से उसे रोक लेता है। पेड़ों पर चढ़ कर उन्हें मार रहा था और पेड़ तो टूटते ही जा रही थी। वो फिर उनकी डिवाइस की मदद से ही उन्हें उठाकर काफी दूर मारता है। उन्हें खत्म करने के बाद सोल्जर लड़की अपने साथी को कहती है कि ये काम जरूर हमारे पुराने साथी म्यूटेंट्स के लीडर का है, जिसके लिए 10 साल पहले मैं काम करती थी। तो इसीलिए वो खुद अपने बॉस म्यूटेंट्स के लीडर से मिलने जाती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये सोल्जर लड़की और कोई नहीं बल्कि जायुन है। वो म्यूटेंट्स के लीडर से कहती है कि अब तुम हमारा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आई। जमीन की मालिक आर्क-1 को अपने घर ले आती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके भाई से भी होती है। खाना खाने के बाद आर्क-1 जब अपने कमरे में सोने के लिए जाती है तो अचानक से उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। उसकी नाक और मुंह से खून आने लगा था। बाहर गुंडों का बॉस अपने साथियों के साथ एक बार फिर जमीन के मालिक को धमकाने के लिए आ गया था। वो यहाँ जमीन की मालिक और उसके भाई को खूब मारती है। ये चीज आर्क-1 ने भी देख ली थी तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। बाहर आके एक एक करके वो सबको अच्छा सबक सिखाती है। वो अपने बस एक मुक्के से उठाकर उनको दूर फेंकती जा रही थी। गाड़ी और इंसान दोनों उसके लिए बराबर थे। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं गाड़ी को उठाकर फेंक रही हूँ या किसी इंसान को, वो भी इतनी दूर। ये देखकर गुंडों का बॉस इतना डर जाता है कि वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन गुंडों के बॉस से मिलने के लिए म्यूटेंट्स का ग्रुप आता है, जो उसे आर्क-1 के बारे में पूछती है। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में बता तो दूंगा, पर तुम मुझे भी अपने जैसा बना दो, यानी कि म्यूटेंट। तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। म्यूटेंट्स के लीडर उसे एक सीरम देती है खुद को लगाने के लिए, जिससे वो भी म्यूटेंट बन जाएगा। बदले में वो उन्हें आर्क-1 के बारे में सब कुछ बता देता है। जमीन की मालिक अपने अंकल से मिलने के बाद घर जा ही रही थी कि तभी उससे मिलने जायुन और उसका साथी आते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुमने जिस लड़की यानी आर्क-1 को अपने घर में रखा हुआ है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक म्यूटेंट है, एक विच है। वो जमीन के मालिक को धमकी देती है कि तुम उसे हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारे भाई को मार देंगे। अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे मानना ही पड़ता है। अब प्लान के मुताबिक जायुन ने उससे कहा था कि रात होते ही अपने भाई को लेकर घर से निकल जाना, जिसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे और आर्क-1 को पकड़ लेंगे। लेकिन जब जमीन की मालिक घर पहुंचती है तो अपना इरादा बदल लेती है। आर्क-1 को वो वहाँ से जाने का इशारा करती है। तभी इधर गुंडों का बॉस आ जाता है, जो जमीन की मालिक को गोली मार देता है। उसका भाई आर्क-1 को यहाँ से भागने का रास्ता दिखाकर खुद अपनी बहन को बचाने के लिए वापस चला जाता है। जमीन की मालिक ने जायुन की बात नहीं मानी थी, इसलिए उसे गुस्सा आ गया था और एक मिसाइल से जमीन की मालिक के घर को उड़ा देती है, ताकि इस मिसाइल के हमले से आर्क-1 मारी जाए। लेकिन वो तो पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। गुंडों का बॉस जैसे ही जमीन के मालिक के भाई को मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर जायुन और उसका साथी आकर उसे बचा लेते हैं। जायुन के आदमी से म्यूटेंट ग्रुप की लड़की लड़ने लगती है और उसे जान से मार डालती है, क्योंकि ये म्यूटेंट्स भी गुंडों के बॉस के साथ यहाँ पर आए थे। एक तरफ जायुन म्यूटेंट्स के बॉस से लड़ती है, जबकि उसका साथी बाकी म्यूटेंट्स को मार रहा था। पर म्यूटेंट्स का वो ग्रुप इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। वो जायुन और उसके साथी को बहुत मारते हैं। वो काफी जख्मी हो गए थे, उनकी हालत से लग रहा था कि वो मर जाएंगे। आर्क-1 जो कि मिसाइल से बेहोश हो गई थी, उसे होश आती है। वो वापस आती है। हम उसके सुपरनेचुरल पावर्स को देख पाते हैं, क्योंकि आसपास की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी थी और एक ही झटके में वो 3 म्यूटेंट्स को बड़ी आसानी से मार गिराती है। म्यूटेंट्स के लीडर अब चुपके जैसे यहाँ से भागने वाली होती है तो तभी वहाँ जायुन आ जाती है, जो उस म्यूटेंट को कहती है कि तुम तो उसकी जान के दुश्मन बन गई हो। इतना कहकर वो उसे चाकू से मार देती है। वो अभी यहाँ ये राज खोलती है कि आर्क-1 को मैं इसलिए ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है। जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों बहनें हैं, लेकिन क्योंकि इनकी मॉम किसी चेम्बर में फंसी हुई है तो अब इन्हें जाकर अपनी मॉम को ढूंढना है। जिसके बाद जायुन आर्क-1 अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद डॉक्टर बी को भी खबर लग जाती है कि दोनों बहनें आपस में मिल गई है। वो जानती थी कि वो दोनों अपनी मॉम को तलाश करते हुए यहाँ पर आएंगी और इसी के साथ इस कहानी के दोनों पार्ट्स इधर ही खत्म हो जाते।